तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक। कुछ बातें इसके बारे में पहले हुई हैं एक दो जगह पे, स्कैटर्ड फॉर्म में, कभी काइनेमेटिक्स में, कभी कहीं। अब एक साथ ही पूरा चैप्टर हम एक साथ कंप्लीटली स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट्स होंगे, है ना। अगर मैं सर्कुलर मोशन चैप्टर के बारे में बताऊं तो इसमें अपन मेनली दो पार्ट स्टडी करेंगे। पहला पार्ट होगा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर अपन सिर्फ काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे। जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उस टाइम काइनेमेटिक्स क्या होती है। काइनेमेटिक्स मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन चीजों की बात करेंगे। कॉज की चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरा पार्ट आएगा अपना डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनामिक्स में अपन फोर्स को स्टडी करेंगे, है ना। जैसे कि न्यूटन का फ्रिक्शन सीखा ना, वर्क पर एनर्जी, वैसे ही अपन डायनामिक्स में फोर्स की बात लेके आएंगे। कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है, उस फोर्स के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कहाँ फोर्स बैलेंस है, कहाँ फोर्स बैलेंस नहीं है, इन चीजों की बात होगी। तो दो पार्ट्स में है चैप्टर, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर डायनेमिक्स का ही लास्ट पार्ट आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें अपन सर्कुलर मोशन और वर्क पर एनर्जी दोनों को एक साथ यूज करते हैं, है ना। तो ये दो पार्ट्स में अपना चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है ना। व्हाट इज अ सर्कल। तो कहते हैं कि सर्कल क्या होता है, इसको अगर मैं लिखूं तो इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, या लोकस के टर्म में ना लिखूं तो अगर मैं सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूं, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, लोकस के टर्म में लिखेंगे तो मैथ्स के टर्म में एक ही बात, सर्कुलर मोशन कब होती है पार्टिकल की, व्हेन ए पार्टिकल moves in a plane, when a particle moves in a plane such that its distance from a fixed point remains constant, है ना। When a particle moves in a plane such that its distance from a fixed point remains constant, then its motion is called, साथ साथ लिख सकते हैं, is called circular motion। तो इसकी मोशन कैसे कही जाती है, सर्कुलर मोशन। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसको मैथमेटिकली ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। एक ही बात, लोकस का मतलब उसका पाथ। ठीक है। फिर इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऊपर जो डेफिनेशन मैंने लिखी है। पहली बात तो है पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब इस मोशन इन अ प्लेन, दैट इज 2D मोशन। दूसरा, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है ना, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आती है, ये समझ में आती है कि इट इज अ 2D मोशन। इट इज अ 2D मोशन। 2D मोशन में हो रही है, 2D मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में हो रही है। इट इज अ 2D मोशन, प्लेनर मोशन कह सकते हैं। एक प्लेन में होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, वर्टिकल प्लेन हो सकता है, कोई ऑब्लिक प्लेन हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है। दूसरी चीज, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, सब जानते हैं अपन वैसे तो, सेंटर ऑफ सर्कल। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड, and the constant distance is called radius। ऑब्वियस सी बात है कि जिसके अबाउट घूमता है उसे सेंटर कहते हैं, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है उसे रेडियस कहते हैं। बट याद रखना,
अब काइनेमेटिक्स में तो बहुत यूजफुल नहीं होगा, जब डायनेमिक्स में जाएंगे ना तो ये टर्म बड़ी काम की है। कि आपको मैं एक बात बताता हूँ कि कभी भी आपको सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स का कोई क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले उसका सर्कल बनाइए, उसका सेंटर बनाइए और उसकी रेडियस मार्क कीजिए, फिर कुछ और कीजिए। आगे ध्यान रखेंगे कि कभी भी अपन सर्कुलर मोशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खासकर डायनेमिक्स का, काइनेमेटिक्स में भी सेम चीज मार्क किया जा सकता है। तो सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, उसका सेंटर मार्क करेंगे और रेडियस मार्क करेंगे, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। और 2D मोशन है तो प्लेन में होती है, ये चीज भी आगे काम आएगी। सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब कुछ एंगुलर वेरिएबल्स आते हैं कि पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा होता है तो कुछ नए वेरिएबल्स उसके लिए डिफाइन किए जाते हैं। तो पहला जो एंगुलर वेरिएबल है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या उसके पहले बताऊं तो एंगुलर पोजीशन। जैसे वहां आर होता था ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है एंगुलर पोजीशन। मान लो बेटा पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, तो एंगुलर पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले तो एक रेफरेंस लाइन फिक्स की जाती है, जो हम पे डिपेंड करती है कि हम रेफरेंस लाइन कहाँ मान रहे हैं और ओरिजिन कहाँ मान रहे हैं। मान लेते हैं हम सर्कल के सेंटर पे ओरिजिन मान रहे हैं, और मान लेता हूं मैं इसको मान लो रेफरेंस लाइन, और पार्टिकल इस तरफ घूम रहा है। तो किसी भी टाइम पे ये इस रेफरेंस लाइन के साथ जितना एंगल घूम चुका होगा, ये जो होगा ना थीटा, दिस थीटा इज एंगुलर पोजीशन रेफरेंस लाइन के साथ ना। पार्टिकल यहाँ है पी पॉइंट पे, तो मैं कहूंगा इट इज एट एन एंगुलर पोजीशन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन, है ना। रेफरेंस लाइन के साथ एंगुलर पोजीशन पे। तो इसको कैसे डिफाइन किया, ये अपना आर वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर। आर मतलब पोजीशन वेक्टर। सो it is the angle, it is the angle made by position vector किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, है ना। इट इज द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रेफरेंस लाइन, विथ रेफरेंस लाइन के साथ वो पार्टिकल जिस पॉइंट पे है वो आर वेक्टर जितना एंगल बनाता है उसे कहते हैं उस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, थीटा से इसको लिखते हैं। दूसरी टर्म है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, जैसे वहां लिखते थे डेल्टा एक्स, यहां लिखेंगे डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये क्या होगा कि बाद की एंगुलर पोजीशन माइनस पहले की एंगुलर पोजीशन, इट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे वहां होता था चेंज इन पोजीशन, यहाँ क्या होता है चेंज इन एंगुलर पोजीशन। इट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। मतलब डेल्टा थीटा, व्हाट इज डेल्टा थीटा, तो ये कहेंगे थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, बाद का थीटा माइनस पहले का थीटा। इसकी यूनिट होती है रेडियन, ऐसा यूनिट क्या होती है रेडियन, इसको रेडियन में मेजर किया जाता है। आप जानते हो 2 पाई रेडियन का मतलब एक पूरा चक्कर हो गया, है ना। तो 2 पाई रेडियन, ये बात अपन पहले सीख चुके हैं, इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। मतलब अगर 1 रिवॉल्यूशन को भी रेडियन में चेंज करना हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, तो कहेंगे कि 2 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब 1 रिवॉल्यूशन हुआ, है ना। तो ये रिवॉल्यूशन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज करने का तरीका है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान से देखें, क्योंकि ये चेंज इन थीटा है तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन। और मेनली हमारे लिए ना ये डेल्टा थीटा ही काम आता है, तो हमें रेफरेंस लाइन की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है मोस्टली, हम सीधा डेल्टा थीटा निकाल सकते हैं।
थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक बात आती है जिसपे अपने को ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, एक तरह से मान लो कि याद रखना है, ऐसा बहुत काम नहीं आता है। वो ये है कि जो डेल्टा थीटा होता है, डेल्टा थीटा क्या है? फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहता है कैसा है? स्केलर क्वांटिटी, बट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको लिखेंगे डी थीटा, स्मॉल चेंज इन थीटा, इज वेक्टर क्वांटिटी, इज वेक्टर। इसको मान लो एज अ फैक्ट ध्यान रखना है आपको कि डेल्टा थीटा स्केलर है लेकिन डी थीटा वेक्टर होता है, और डी थीटा क्या है? स्मॉल चेंज इन थीटा। वेक्टर क्यों होता है? क्योंकि वेक्टर के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर। अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट ऐड किया जाए तो डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू इक्वल टू डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन होगा, लेकिन डेल्टा थीटा में ये चीज चेंज हो सकती है, ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है। जो डी थीटा होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा ध्यान रख लो। इसका मतलब आप अगर डेल्टा थीटा के टर्म में लिखोगे डी थीटा के टर्म में, तो आप लिखोगे डी थीटा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वन वेक्टर प्लस डी थीटा टू वेक्टर, वेक्टर की टर्म में। बेटा आवाज आ रही होगी। तो ये फैक्ट अपने को ध्यान रखना है। डी थीटा इज स्केलर, सॉरी डेल्टा थीटा इज स्केलर एंड डी थीटा इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपने ये स्लाइड भी लिख ली होगी साथ साथ। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। कई बार रिवॉल्यूशन में भी लिखा आ सकता है, तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज किया जाएगा? ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, कई बार ना आप कहोगे सर डी थीटा वेक्टर है तो डी थीटा की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, ऐसा आप सोच सकते हो। नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा मैं, चलो। एंगुलर वेलोसिटी दो तरह की होगी, एक होगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बेटा ये चीज आपको कहीं दिक्कत नहीं करेगी, चिंता मत करना कि डेल्टा थीटा स्केलर है और डी थीटा वेक्टर, इसके कहीं कोई दिक्कत नहीं आती आपसे, बिल्कुल चिंता मत करना। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ऐसा ओमेगा से लिखते हैं, इसको डब्ल्यू टाइप का होता है ऐसा गोल सा, इसको ऐसा ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ना सिंबल है, यही यूज किया जाता है हर जगह। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जैसे याद करो एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी टाइम में अपॉन वो टाइम इंटरवल। अब सोच के देखो ये स्केलर था, इसलिए अपन कहते हैं कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसकी यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन थीटा की पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, यूनिट यही आएगी, रेडियन पर सेकेंड, है ना, ऐसा ही यूनिट। ठीक है, और एक आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसको ऐसा ओमेगा वेक्टर से कई बार लिख देते हैं, एंड दैट इज डिफाइंड एज, इसको लिखते हैं ओमेगा एवरेज।
कभी काम वाम ऐसा नहीं आएगा, ये काम की चीज है, ये होता है बेटा डी थीटा अपॉन डी टी। बिल्कुल वैसे ही मैं पूछूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो डी एक्स अपॉन डी टी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो डी थीटा, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो वही यहाँ भी है, इसकी यूनिट भी क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, और क्योंकि डी थीटा वेक्टर है इसलिए इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी भी आपको इन जनरल ओमेगा कहा जाए दैट इज इंस्टेंटेनियस ओमेगा, है ना। ओमेगा एवरेज कभी पूछ ले अलग से तो बात अलग है, वरना आपसे कभी अगर इन जनरल पूछा जाए व्हाट इज ओमेगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस ओमेगा एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सोच के देखो कि डी थीटा वेक्टर है और डी टी तो स्केलर है, तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो डी थीटा की डायरेक्शन होगी। तो हमें डी थीटा की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, है ना, यही बता रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर is in the direction of d theta vector and it is decided by right hand thumb rule. It is decided by right hand thumb rule. Direction of omega vector is in the direction of d theta vector and it is decided by right hand thumb rule. मतलब मान लीजिए एक सर्कल पे पार्टिकल यहां से यहां चला, दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल, है ना, ये एंगल डी थीटा है एंगल। तो मैं आपसे पूछूं डी थीटा वेक्टर क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इनिशियल जहां था उसके लॉन्ग पाम रखिए और इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन में पाम को ऐसा कर्ल कीजिए। इनिशियल से फाइनल मतलब अपना हाथ इस पर रखो और राइट हैंड थंब रूल जैसे स्टार्टिंग से लगाते आते हो, इनिशियल से फाइनल। तो इस केस में अंगूठा ध्यान से देखो बाहर आएगा, इनिशियल से फाइनल अपन अगर जाएंगे तो अंगूठा कहाँ आएगा, बाहर। राइट हैंड थंब रूल, पाम के एज को रखो पहले वेक्टर पे और पहले से दूसरे की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब कहाँ रहा है, बाहर। तो यहाँ जो डी थीटा वेक्टर है वो कहाँ है, आउटवर्ड। कहाँ है, आउटवर्ड। तो ओमेगा वेक्टर भी कहाँ होगा, आउटवर्ड, क्योंकि डी थीटा ओमेगा सेम डायरेक्शन में। और अगर इसका ठीक उल्टा होता कि मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता और मान लो यहां से यहां आया होता, वापस ये छोटा सा एंगल डी थीटा, तो इस बार ये इनिशियल और ये फाइनल, तो इस बार इनिशियल पे हाथ रखते हो, इनिशियल से फाइनल की तरफ वापस वैसे ही जाते हो, तो कहाँ था, अंदर। तो यहाँ पे डी थीटा कहाँ है, इनवर्ड। तो ओमेगा वेक्टर भी कहाँ है, इनवर्ड। दोनों वेक्टर्स कहाँ है, अंदर की तरफ। ऐसे भी सोच सकते हो कि राइट हैंड थंब रूल सीधे ऐसे याद करें कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज अपने सामने प्लेन में, तो ये कहाँ आएगा वेक्टर, बाहर की तरफ। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है तो आउटवर्ड ओमेगा वेक्टर, और अगर क्लॉकवाइज मोशन हो रही है, प्लेन में आपको मोशन क्लॉकवाइज दिख रही है, तो इनवर्ड ओमेगा। ऐसे भी सोच सकते हो ना, राइट हैंड थंब रूल यही है, इनवर्ड ओमेगा। ओमेगा वेक्टर है और ये एक एक्सियल वेक्टर है और ये डी थीटा के पैरेलल होता है ना। तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पार्टिकल कैसे घूम रहा है, फर्स्ट केस में एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा कहाँ आया, बाहर। दूसरे केस में पार्टिकल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो ओमेगा कहाँ आया, अंदर, है ना। मतलब घूम तो ये एंगल रहा होता है इस प्लेन में, उसके लिए जो डी थीटा वेक्टर डिसाइड किया गया है ये उसकी वैल्यू, कि उसकी सॉरी उसकी डायरेक्शन है कहाँ होगी ये डिसाइड करने की। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी लिखिए। जनरली अभी आपको ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन बहुत काम नहीं आएगी, अगले चैप्टर के बाद काम आएगी, तो वहां थोड़ा बहुत काम आता है, यहाँ पे आपको उसकी डायरेक्शन बहुत काम नहीं आएगी। नेक्स्ट एक चीज है ना कि हमने जो ओमेगा की यूनिट सीखी वो क्या थी, रेडियन पर सेकेंड। क्या थी, रेडियन पर सेकेंड। कई बार ये दूसरे फॉर्म में दिया होता है तो मैं वो चेंज करना बता रहा हूँ, वैसे बहुत लॉजिकल है फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। ओमेगा की ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, हमेशा कभी भी ऐसा में रखनी होगी, यही यूनिट रखेंगे। कई बार आपको दिया होगा एक टर्म आरपीएम, आरपीएम स्टैंड्स फॉर रिवॉल्यूशंस पर मिनट।
ये भी ओमेगा ही है, इतने रिवॉल्यूशंस पर मिनट आरपीएम में दिया हुआ है। आपसे कहा जाए कि इसको रेडियन पर सेकेंड में चेंज करनी है, तो सोचो कैसे चेंज करेंगे। 1 आरपीएम मतलब जिसको इसका मतलब पता है उसको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, जिसको इसका मतलब पता है उसको याद नहीं करना पड़ेगा। 1 आरपीएम मतलब 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन पर मिनट मतलब 60 सेकेंड। So it is pi by 30 radian per second. 1 rpm is equal to pi by 30 radian per second. मैंने क्या किया, 1 rpm मतलब 1 revolution per minute, मतलब एक मिनट में एक चक्कर, एक चक्कर मतलब 2 पाई रिवॉल्यूशन, और एक मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो इसे 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड और पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो कभी अपने को आरपीएम दिया हुआ तो क्वेश्चन में कई बार यूज करना पड़ता है, आरपीएम को अपने को रेडियन पर सेकेंड में चेंज करना पड़ता है, 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन यही है, इसका मतलब मुझे पता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई का, एक चक्कर कितना घुमा एक मिनट में, तो एक सेकेंड में कितना घूमेगा। और दूसरा एक लिखा मिलेगा आपको आरपीएस, सिमिलरली इट इज रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। इसको चेंज करना होगा एक आरपीएस को, तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, हो गया, 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार आरपीएम और आरपीएस की टर्म में दिया जाता है, तो उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मान लो आपके पास एक तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ angular position of a particle, if angular position theta of a particle is given by theta t, t टाइम के साथ इसका फंक्शन इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t, then find the time when its angular velocity will be 0. If theta is equal to theta t 2t square minus 3t, then find the time when its angular velocity will be 0. जल्दी बताइए, थीटा का फंक्शन दिया हुआ है, पूछा है बताओ एंगुलर वेलोसिटी 0 कब होगी। जल्दी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओमेगा को क्या लिखोगे? व्हाट इज ओमेगा? इट इज डी थीटा बाई डी टी। थीटा का फंक्शन पता है, सो इट इज डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 3t। डिफरेंशिएट कर दो, कितना आया? 4t माइनस 3। ये आ गया ओमेगा का फंक्शन, तो इसको 0 कर दो, तो t इक्वल टू कितना आया? 3/4 सेकेंड। इतने टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो आंसर इज 3/4 सेकेंड। मतलब यहाँ पे अपने को ये सीखना था कि ओमेगा को डिफरेंशिएट करके थीटा निकाल सकते, सॉरी थीटा को डिफरेंशिएट करके ओमेगा निकाल सकते। सिमिलरली इसका उल्टा भी होगा कि ओमेगा इंटू डी टी को इंटीग्रेट किया जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वहां करते थे याद करो कि एक्स को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन, यहाँ थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलर चीज, ठीक है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके, है ना। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड फॉर पहला सेकेंड्स हैंड ऑफ क्लॉक,
दूसरा मिनट्स हैंड ऑफ क्लॉक, और तीसरा आवर्स हैंड ऑफ क्लॉक, आवर्स हैंड ऑफ क्लॉक। क्लॉक के सेकेंड्स हैंड, मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, है ना। और इसका जो आंसर आपको बताना है, मान लो ये ऊपर कुछ पाई आएगा तो पाई अपॉन समथिंग, पाई अपॉन समथिंग और पाई अपॉन समथिंग, जो भी आएगा, मान लो ये x कुछ आएगा, ये y आएगा, ये z आएगा, तो आपको x y z की वैल्यूज बतानी है। मतलब पहली वैल्यू x की लिखना है, दूसरी y की, तीसरी z की। सॉल्व कीजिए, लिखिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। एक क्लॉक में सेकेंड्स हैंड, मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है रेडियन पर सेकेंड। फर्स्ट में कितना घूमा, है ना। मैं ये अभी वैल्यू हटा देता हूँ, सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट में अपने को बतानी है एंगुलर वेलोसिटी। तो एक चक्कर घूमने में टाइम कितना लगता है, मतलब एक चक्कर में घूमता कितना है, 2 पाई रेडियन, अपॉन एक चक्कर घूमने का टाइम कितना है, 60 सेकेंड। कितना आ गया, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूमता है, एक चक्कर घूमने का टाइम ये रहा, तो ये आ गया पाई बाय 30। दूसरा, एक चक्कर में 2 पाई घूमा, कितने टाइम में, मिनट्स हैंड को घूमने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। तो 60 इंटू 60, मिनट्स हैंड को एक चक्कर कंप्लीट करने में 60 मिनट लगता है, मतलब 60 मिनट इंटू 60 मिनट, ये आ गया पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। तीसरा है आवर्स हैंड, सबसे ट्रिकी यही होता है वैसे। एक चक्कर घूमने में इसको 12 घंटे लगते हैं, तो 12 घंटे 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो इट इज रेडियन पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड्स हैंड, मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड। तीनों की एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई, पाई बाय 30, पाई बाय 1800 और पाई बाय 21600। ठीक है, मोस्टली लोगों का सही था। सोजल आपका तीसरा आंसर पता नहीं कैसे गलत था। तो जो गलती होती है आपने वो भी नहीं करी शायद, कुछ और ही कर दिया, पता नहीं कितने से क्या मल्टीप्लाई करके। गलती इसमें ये होती है, अच्छा आपने वही गलती की जो लोग करते हैं, आपने 60 नीचे 12 की जगह 60 ले लिया ना, पहले एक 60, फिर 2 60, फिर 3 60। ठीक है, चलो ध्यान रखें। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता है हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं इसको ऐसे ही डिफाइन करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना। मतलब मान लो, बस अभी ऐसे समझ रहे हैं, आगे इसको और तरीके से सीखेंगे। पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है कि ओमेगा बाहर होगा, बाहर को डॉट से लिखते हैं, सिखा चुका हूं मैं, बाहर को डॉट, ये सिखा चुका हूँ शायद, पहले ना सिखाया हो तो फिर भी ध्यान रख लो। डॉट मतलब होता है आउटवर्ड और क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड। सिंबल है दिखाने का, पेज में डॉट और क्रॉस, तो जब पेज के अंदर दिखाना है तो क्रॉस, पेज के बाहर दिखाना है तो डॉट। तो अगर पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो ओमेगा डॉट में है ना। अब मान लो मैं कहूं कि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, या कहूं तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है,
ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा इंक्रीज हो रहा है मतलब अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में, बिल्कुल वैसे से मैं कहूँ स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल है। तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है मतलब ओमेगा और अल्फा पैरेलल है, तो अल्फा भी कहाँ आएगा, डॉट में। और मैं कहूँ आपसे कि सेम यही पार्टिकल था, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तभी भी आप कहोगे ओमेगा वेक्टर तो कहाँ है, डॉट में। लेकिन क्योंकि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो जो अल्फा होगा वो इसको कम कर रहा होगा, मतलब ऑपोजिट में होगा, तो अल्फा कहाँ आएगा, क्रॉस में। मतलब अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो अल्फा और ओमेगा पैरेलल होगा, ओमेगा डिक्रीज होगा तो ये एंटी पैरेलल होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्पीड या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, अल्फा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब ओमेगा के चेंज होने की रेट है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अपन पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीख गए, एंगुलर वेलोसिटी सीख गए और एंगुलर एक्सेलरेशन सीख गए। ठीक, चलिए ये अपन एक पार्ट ऐसा सीख गए एंगुलर वेरिएबल्स की टर्म में क्या क्या होता है। ठीक, आगे चलते हैं। मान लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लेते हैं कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। अपना सिंपल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ मैं। ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट और ये अपना वाई कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं पार्टिकल कहीं यहाँ है, पी पॉइंट पे, जो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है और ये थीटा एंगल बना रहा है। और पार्टिकल ऐसे कहीं इधर जा रहा है, इस तरफ इसकी कहीं वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, बात आपको पता है ऑलरेडी, है ना। तो मान लेते हैं पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, मैंने आर और थीटा बना दिया। मैं अगर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ एक्स कॉमा वाई, मतलब मैं पार्टिकल का अगर आर वेक्टर लिखना चाहूँ, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, आप इसको लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे ही लिखते हैं दुनिया में हर जगह। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्या बनेगा, देखो एक्स आई कैप मतलब आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई जे कैप आर साइन थीटा जे कैप। इस पॉइंट पे जो इसका ये एक्सलेशन, ये आर वेक्टर बना, दिस इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अगर मैं पूछूं पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे, व्हाट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विल बी dr अपॉन dt। क्या होगी, dr अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ r वेक्टर, है ना। तो आप इसको ऐसा लिखोगे d बाई डी टी ऑफ, ये क्या बना, r cos थीटा आई कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ r साइन थीटा जे कैप। ठीक, देखो ये क्या बन रहा है, r बाहर आ गया, cos थीटा का डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ, r बाहर आ गया यहाँ से, cos थीटा का डेरिवेटिव ये क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, सॉरी एक मिनट, साइन थीटा, ये मैंने क्या किया, डी थीटा को भी थीटा के टर्म में किया है, साथ में मुझे डी थीटा बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा। अब सही लिखा मैंने, आर बाहर लिया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का डी थीटा बाई डी टी, जैसे कि वाई का एक्स के टर्म में लिखते हैं तो लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, प्लस यहां से भी आर बाहर लिया और ये बचा डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, तो ये आ गया माइनस, ये क्या बना, ओमेगा, ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा आर
cos थीटा जे कैप, इस फॉर्म में आई वेलोसिटी। क्या आया वेलोसिटी वेक्टर, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, आप चाहो तो ओमेगा आर बाहर निकाल लो, है ना, और ये है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इस पार्टिकुलर डायग्राम। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और ये आर वेक्टर था ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आर वेक्टर था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मैं वापस से तीनों टर्म इधर एक साथ लिख रहा हूं कि आर वेक्टर को मैंने लिखा आर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखा, देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं किया, आर को डिफरेंशिएट किया है, ओमेगा आर बाहर आ गया, ओमेगा आर, और यहां क्या बचा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये बने दोनों वेक्टर। आपको अगर एक चीज बहुत ध्यान से दिख रही हो तो ये जो मैंने ब्रैकेट में दो टर्म्स लिखी है ना, ये यूनिट वेक्टर्स है, ये दोनों जो लिखे हुए हैं ना, ये यूनिट वेक्टर्स है। देखो, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। कैसे पता है? इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये जो लिखा हुआ है ना साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये भी एक यूनिट वेक्टर है ना, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, बोथ दीज आर यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर कहाँ है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और ये कहाँ है? आर की डायरेक्शन में। इसको बहुत जगह ना ई आर लिख देते हैं, और इसको बहुत जगह ई टी लिख देते हैं यूनिट वेक्टर की टर्म में। समझो ये क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर। तो इस चीज को बहुत जगहों पे आप देखोगे ऐसे भी एक्सप्रेस किया जाता है कि आर वेक्टर इंटू आर, ऐसा, ई आर कैप। ई आर कैप मतलब होता है रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर को लिखते हैं ऐसा, ओमेगा आर इंटू ई टी कैप। ई टी कैप मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सबको ये दिख गया क्या कि ये और ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर्स। कैसे पता? मैग्नीट्यूड 1 है, स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर्स। तो ई आर वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन मतलब अलोंग रेडियस, उसको ई आर कैप से लिखा है। और ई टी कैप से क्या लिख सकता हूं मैं? यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ई आर कैप, और वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर ई टी कैप। ध्यान से देखिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप वेक्टर कहाँ बनेगा? तो यही है, इस वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है, ये वेक्टर। इसके जब कंपोनेंट किया जाएंगे ना, तो ये एक्चुअली में ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर को दिखा रहा है, और ये r वेक्टर को दिखा रहा है किसी भी टाइम पे। दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज वेलोसिटी। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, कभी आप किसी बुक बुक में देखोगे तो लिखा मिलेगा, वरना जनरली अपना इस टर्म से काम हो जाता है कि आर और वी को इस टर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये जो टर्म लिखी हुई है ना, ये क्या दिखा रही है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब जो स्पीड है, और ये टर्म क्या दिखा रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जो क्या दिखाता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन की वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। और ये क्या दिखा रहा है? ओमेगा आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज स्पीड। जल्दी से इसको नोट कीजिए यहां तक कि अगर एक पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होती है? ओमेगा आर। यहां से क्या समझ में आती है? रिलेशन बिटवीन
लीनियर स्पीड जो v सीखते हो आप, एंड एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और वो अपन ने क्या सीखा कि अगर पार्टिकल की स्पीड को मैं v मानूं, क्योंकि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो अगर उसको मैं v मानूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज v, इट इज इक्वल टू ओमेगा r। क्या मिलता है, स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, v इज इक्वल टू ओमेगा r। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसको सोचने का एक तरीका और है कि मान लो एक पार्टिकल ना एक सर्कल में घूम रहा है, ऐसे भी सोच सकते थे। मान लो ये थीटा एंगल वाला, थीटा एंगल से घूम जाता है यहाँ से यहाँ तक। ये जो आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ, इसको मैं एल लिख देता हूँ और ये रेडियस आर है। तो आप ये चीज जानते हो कि मैं लेंथ को आर थीटा लिख सकता हूँ, याद है क्या, लेंथ को क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू थीटा, डिस्टेंस, आर्क लेंथ इक्वल टू आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगुलर डिस्टेंस। तो मैं अगर इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो dl अपॉन dt, आर कांस्टेंट आएगा और ये बचेगा d थीटा अपॉन dt। dl अपॉन dt क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल करने की रेट, ओमेगा, सॉरी v, dl अपॉन dt क्या होता है, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, एक ही बात है। मतलब मैं यहां से प्रूव कर रहा हूँ v इज इक्वल टू ओमेगा r। अपने को ओमेगा पता हुआ तो अपन v बता सकते हैं, अपने को v पता हुआ तो अपन ओमेगा बता सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो कोई बात ही नहीं है। ओमेगा कांस्टेंट अगर मतलब अगर पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमेगा तो पार्टिकल की स्पीड भी कांस्टेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर ओमेगा कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट रहना ही है, तो यहां से ये भी पता चलता है कि इफ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड on a circle, its angular velocity remains constant। और मैं angular velocity लिख रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, एक ही तरफ आएगी एक्सियल वेक्टर से, and its angular velocity remains constant। If particle moves with constant speed on a circle, its angular velocity remains constant। और इस मोशन को कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है या उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट, याद करो मैंने एक बात बताई थी, स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो ए वेक्टर होता था उसका कोई डायरेक्शन स्पीड की डायरेक्शन में नहीं है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। काइनेमेटिक्स में ये बात करी थी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। और अगर मैं कहूं कि ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अल्फा जीरो है। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। तो अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल पे घूमता है तो कहते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कहते हैं पार्टिकल इज मूविंग ऑन, इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन का कोई डायरेक्शन, कोई कंपोनेंट स्पीड की डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो स्पीड को चेंज करेगा, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है। और ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा जीरो है। जल्दी से स्लाइड लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं,
तो वो ये है, ये अपन थोड़ी सी बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कर रहे हैं या इन जनरल सर्कुलर मोशन के बारे में। मैंने काइनेमेटिक्स में एक बात बताई थी, तो उसको अपन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन is always an accelerated motion because particle moves on a curved path and hence direction of motion, that is velocity, changes. Circular motion is always an accelerated motion because particle moves on a curved path and hence direction of motion, that is velocity, changes. मानते हो क्या ये बात? ये बात मैं बता चुका हूं। ठीक है, पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, और अगर वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी, सॉरी, उसका एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब सुनना, अगर एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो दो केसेस से सर्कल में घूम सकता है, दो तरीके से घूम सकता है। एक जो आपने अभी सीखा कि इसकी स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट तो कह ही नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो, स्पीड कांस्टेंट हो, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि स्पीड चेंज हो रही हो। पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो दो तरीके से घूम सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो और स्पीड चेंज हो रही हो। बेटा अगर स्पीड चेंज हो रही है तब तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट स्पीड की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा, दिस इज टेंजेंशियल। इसको बोलते हैं AT इज नॉट इक्वल टू 0। AT क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। मान लो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इस तरफ आएगा, है ना? तो AT तो यहाँ पे होगा, देयर विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर स्पीड चेंज हो रही है तो, क्योंकि स्पीड को चेंज करने के लिए स्पीड का एक कंपोनेंट, सॉरी, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में। यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, मतलब जो पीछे मैंने बताया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि कोई दूसरा एक्सेलरेशन होगा जो इसकी स्पीड को तो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन इसकी वेलोसिटी को या इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में नहीं आएगा, बल्कि वो कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर, इधर की तरफ। उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये यहाँ भी होगा और ये यहाँ भी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन। मैं इसका एक्सप्रेशन अलग से डिराइव करके बताऊंगा, है ना, मैथमेटिकली। अभी मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ कि AT का क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ AT, व्हाट इज AT एक्चुअली? इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज टेंजेंशियल? अलोंग द टेंजेंट, है ना, मतलब वेलोसिटी के अलोंग, जो पाथ के पैरेलल कंपोनेंट आएगा। एंड ये क्या कर रहा है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। ये किसके चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पीड के चेंज के लिए। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो AT होगा, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो AT नहीं होगा। और AC, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और कई बार इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग होती है। रेडियल एक्सेलरेशन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा ही चेंज होती है। सो ऑलवेज प्रेजेंट फॉर सर्कुलर मोशन, ऑलवेज प्रेजेंट फॉर
सर्कुलर मोशन। इसकी वैल्यूज अभी नहीं निकाल रहे हैं, बस समझ रहे हैं क्या है कि AC क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कहाँ होता है, रेडियल डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो वो स्पीड के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चाहे वो स्पीड कांस्टेंट वाली मोशन हो या स्पीड वेरिएबल वाली मोशन हो, AC दोनों में होगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रही है। स्पीड चेंज हो रही होगी तो 80 होगा, स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी तो 80 नहीं होगा। जो पहली वाली मोशन लिखी हुई है ना, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये है, इस सब मैंने आपको पीछे ही बताया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, 80 जीरो होता है, मतलब एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट टेंजेंट के अलॉन्ग नहीं आता, तो सिर्फ एक्सेलरेशन कहाँ होता है, सेंटर की तरफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होगी। तो एक्सेलरेशन के यहाँ दो कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ आप एक चीज और बहुत ध्यान से देखो, ये जो टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शंस हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है। भाई टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये अपने वही हो गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक्स अलग वाई अलग। जैसे अपन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखते थे, वैसे ये हो गए कि टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड सेंट्रीपिटल डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इनके अलग अलग काम है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम है स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करना या स्पीड को चेंज करना, और सेंट्रीपिटल का काम है डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना। बोलो भाई, ये थ्योरेटिकल जो मैंने बताया समझ में आ गया क्या, करते हैं इनके बेसिस पे। जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ radius 5 meter with angular speed 20 rpm. With angular speed 20 rpm, a particle is moving on a circle of radius 5 meter with angular speed 20 rpm. Find its linear speed. इसकी लीनियर स्पीड बताओ, जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड टाइम टेकन बाय द particle to complete half revolution. Find time taken by the particle to complete half revolution. तो भाई सिंपल है पहला तो। अब भाई याद रखना ऐसा यूनिट पे लाना है। तो पहले का आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा 20 आरपीएम है, तो 20 इंटू 2 पाई/60 इंटू आर कितना है 5, ये मल्टीप्लाई हो गया 3 बार में, सो इट इज 10 पाई/3 आ रहा है रेडियन पर सेकेंड। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, 20 आरपीएम, उसको चेंज कर दिया, सो इट इज 10 पाई/3। कितना आ गया, 10 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड, पहले का आंसर। सॉरी, मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड नहीं भाई, रेडियन में तो वो आती है। दिस इज मीटर पर सेकेंड, लीनियर स्पीड निकाली, मीटर पर सेकेंड है ना। अगला है फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब
थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। कितना? थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो टाइम विल बी, सुनना, सर्कल पे घूम रहा है ना, तो सब कुछ एंगुलर लिख सकते हैं। टाइम निकालना हो तो मैं सीधा लिख सकता हूँ थीटा अपॉन ओमेगा। कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि कांस्टेंट स्पीड से घूमता है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वैसे अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो एंगुलर डिस्टेंस इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो थीटा पाई अपॉन स्पीड कितनी है 20 इंटू 2 पाई बाई 60, है ना, ये ओमेगा हो गया। पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये 3 बार में कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1.5 सेकेंड। कितना आ गया 1.5 सेकेंड। एक यहां से सोच सकते हैं, एक यहां से सीधा भी सोच सकते हैं कि 20 आरपीएम मतलब 20 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में, तो आधा रिवॉल्यूशन 20 रिवॉल्यूशन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में, तो आधा रिवॉल्यूशन 3/2 सेकेंड। यहां से सीधा भी सोच सकते हैं अगर आरपीएम में दिया होता ना कि 20 आरपीएम से घूम रहा है मतलब 20 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो 1 सेकेंड में कितना घूमे, है ना, और या आधा रिवॉल्यूशन घूमने में कितना टाइम है। ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, वापस करवाऊंगा आज। A particle is moving with constant speed v on a circle of radius r. A particle is moving with a constant speed v on a circle of radius r. Find magnitude of its average acceleration in the time it covers an angular displacement of theta. Find magnitude of its average acceleration in the time it covers an angular displacement theta. ये मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, तो याद करो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन वहां बता चुका हूं कि अगर पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है ना, ये थीटा बनाते हुए, तो ये वेलोसिटी वेक्टर भी ऐसे से ऐसे घूम गया, ये पहले इधर जा रहा था अब इधर जा रहा है, तो डेल्टा वी वेक्टर का मैंने मॉड लिखना सिखाया था, कंपोनेंट करके लिख भी सकते हो। ये आएगा 2v साइन थीटा बाई 2, याद है क्या? अगर कांस्टेंट वेक्टर अगर थीटा एंगल से घूम जाए तो उसमें चेंज क्या लिखेंगे 2v साइन थीटा बाई 2, याद है कुछ? अरे बोलो भाई, चेंज लिखना सिखाया था, है ना, 2v साइन थीटा बाई 2 कैसे लिख सकते हैं वेक्टर माइनस करके। तो अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं, अच्छा यहाँ से यहाँ का टाइम कितना होगा, टाइम टाइम लिखना सीखते थे, याद करो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ थीटा एंगल घूमा, ये आर है तो डिस्टेंस इज आर थीटा अपॉन स्पीड इज वी। तो एवरेज एक्सेलरेशन की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2v साइन थीटा बाई 2, ये अपन काइनेमेटिक्स में ही कर चुके हैं, याद करो, आर थीटा बाई, ठीक है, इसको साइड लिख देते हैं। तो ये सॉल्व हो क्या आ रहा है 2v स्क्वायर बाय आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, है ना, ये है एवरेज एक्सेलरेशन अगर ये थीटा एंगल रोटेट करता है तो। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे एक चीज बोलूं जो मैंने वहां भी बोली थी, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा एंगल के लिए ढूंढ रहे हो, तो आप जानते हो कि साइन थीटा बाई 2 को मैं थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, और तब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, थीटा से थीटा कैंसिल होगा, वी स्क्वायर बाय आर।
आगे अपन सीखेंगे, यही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थीटा बहुत ही छोटा कर दिया तो उस इंस्टेंट पे छोटे से, थीटा छोटा मतलब उस छोटे से घूमने में उसकी वेलोसिटी की चेंज होने की रेट, और स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट जब स्पीड कांस्टेंट हो, यही क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो ध्यान से, स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल। तो अगर मैं बहुत ही छोटा सा चेंज के लिए निकाल लूं तो यही वैल्यू आएगी वी स्क्वायर बाय आर। इसको अपन एक मेथड से और डिराइव करेंगे, ये एक जनरल मेथड है, ये डेरिवेशन मैंने आपको काइनेमेटिक्स में ही बताया। ठीक है, चलो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं।